नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी को बधाई। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर गया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका अभियान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। इसके पहले चांद पर रूस, अमेरिका और चीन का अभियान सफलतापूर्वक पहुंचा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रयान तृतीय पहला अंतरिक्ष अभियान है। हम पहले ही साफ कर देना चाहते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के संवाददाता और विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन इन अभियानों को लेकर कई प्रमुख अखबारों में जो विश्लेषण छपे हैं, हमने उनकी मदद ली है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ताकि आप दर्शकों को इस वीडियो में इस अभियान से जुड़ी तमाम मुख्य बातों से परिचय करा सकूं। अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जरूर बताइएगा। तो अब हम अपना अभियान शुरू करते हैं। जिस इसरो के YouTube चैनल पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था, उस YouTube चैनल पर 42 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। अगर हमसे देखने में चूक नहीं हुई तो एक वक्त 70 लाख से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। आखिरी चरण में भी चंद्रयान तृतीय ने अपनी यात्रा बिना किसी हिचक या गड़बड़ी के पूरी कर ली। एक समय ऐसा आया जब लैंडर चंद्रमा की सतह से मात्र 27 किलोमीटर दूर रह गया। सब कुछ आराम से हो रहा था। 8 मिनट की यात्रा के बाद अपनी गति को कम करता रहा और नीचे आने लगा। इस वक्त पर कमेंटेटर ने बताया कि लैंडिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 27 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, उसके बाद 22 किलोमीटर, और इसी तरह सतह से दूरी घटती रही और धड़कनें बढ़ती रहीं कि अब क्या होगा। मगर कमेंटेटर आश्वस्त करता रहा कि सब कुछ सुरक्षित है, मंजिल नजदीक आ गई है। लैंडर केवल 10 किलोमीटर दूर रह गया था। इसी वक्त कमेंटेटर सूचना देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से जुड़ गए हैं। अंग्रेजी में भी इसकी घोषणा होती है और वे स्क्रीन पर दिखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कई बार स्क्रीन पर आते हैं और लैंडर के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। जब लैंडर चांद की सतह से 600 मीटर दूर था, प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। जब लैंडर 300 मीटर दूर था, तब प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। और जब लैंडर चांद की सतह से 65 मीटर दूर रह गया था, तब से लेकर सतह पर उतरने तक प्रधानमंत्री लगातार लैंडर के साथ साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। अच्छा होता प्रधानमंत्री इस घटना के बाद आते, ना कि इस घटना से अपने आप को जोड़ लेते। खैर, लैंड होते ही देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है और अमृतकाल को भी याद किया। नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री के बारे में यह सूचना लैंडर के चांद पर उतरने के बराबर महत्वपूर्ण है। लैंड होने के बाद इसरो के चीफ ने 2 पंक्ति कहते हुए प्रधानमंत्री को माइक और कैमरा सौंप दिया। भारत और इसरो की सफलता पर बधाई देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक वीडियो बयान जारी करते हैं और विक्रम साराभाई को याद करते हुए इसरो का इतिहास बताते हैं। सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, UR राव जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को याद करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यह सब कुछ साझा प्रयास का नतीजा है। 2008 में शुरू हुआ चंद्रयान प्रथम का सफर आज अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। चांद पर भेजे जाने वाले अभियान मुश्किल माने जाते रहे हैं। यह मानकर चला जाता है कि असफलता मिलेगी, इसलिए इस अभियान की सफलता का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले रूस ने पहुंचने की कोशिश की, मगर उसका लूना 25 लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले ही चूर चूर हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का यह पहला प्रयास था, सफल नहीं हो सका। लूना 25 लैंडर और चंद्रयान द्वितीय की असफलता को देखते हुए चंद्रयान तृतीय के लैंड करने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, मगर अब सब दूर हो चुकी हैं, खारिज हो चुकी हैं और सफलता पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने है। चंद्रयान तृतीय लैंड कर चुका है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों,
मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में से जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है। भारत के मिशन में एक ही रुकावट कही जा रही थी, सूरज की रोशनी की। अगर सूरज की रोशनी सही समय पर नहीं मिलती तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ जाता, क्योंकि उसी से लैंडर ऊर्जा लेने वाला था। तब शायद सितंबर महीने तक इंतजार करना पड़ता, लेकिन 23 अगस्त की अनुमानित तारीख को ही चंद्रयान तृतीय लैंड कर गया। इस बार चंद्रयान तृतीय की डिजाइन चंद्रयान द्वितीय की तरह थी, लेकिन इसके पांवों को ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि सतह पर उतरने में मदद मिले। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह काफी उबड़ खाबड़ मानी जाती है, इसलिए ऐसा किया गया। पहले के मिशन चांद की भूमध्य रेखा के आसपास ही भेजे गए। चंद्रयान तृतीय में सौर ऊर्जा के सेल ज्यादा लगाए गए हैं ताकि ऊर्जा की कमी ना हो। इसके सेंसर में भी सुधार किया गया है, जिससे ऊंचाई का सही पता लगाया जा सके। अंतरिक्ष यान की गति को तेज करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान द्वितीय के फेल होने में एक कारण सॉफ्टवेयर की कमी का भी माना गया था। रूस की तुलना में चंद्रयान तृतीय ने बहुत लंबा समय लिया है, 40 दिन का समय लिया, क्योंकि इसका भार, पेलोड बहुत ज्यादा था और ईंधन कम। इसलिए इसने पृथ्वी और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का सहारा लेते हुए दोनों के कई चक्कर काटते हुए सफर तय किया है। इस 21वीं सदी में चांद पर 2 ही अभियान सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। सबसे पहले चीन ने कामयाबी हासिल की थी और अब भारत ने।
20वीं सदी में रूस और अमेरिका ने चांद पर उपग्रह भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना मिशन उतारने वाला भारत ही पहला देश बना है। चांद पर पहुंचने वाला भारत अब चौथा देश हो चुका है। 47 साल बाद रूस के पहले मून मिशन लूना 25 लैंडर के फेल हो जाने से पहले इसी साल जापान की एक निजी स्टार्टअप कंपनी का भी मिशन ध्वस्त हो गया। पिछले 4 साल में 3 मिशन भेजे गए, सभी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच तो गए, चक्कर लगाते रहे, लेकिन सतह पर कोई नहीं उतरा। इनमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और जापान की एक कंपनी भी थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं। जब चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था तब अक्टूबर 2008 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान में थे। चंद्रयान तृतीय के लॉन्च के समय प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में थे, इस समय जोहानिसबर्ग में हैं। चंद्रयान प्रथम की सफलता को मनमोहन सिंह ने इस दिशा में पहला कदम बताया था। उसके 1 साल पहले चीन ने अपना अभियान चांद पर भेजा था। उस वक्त चंद्रयान प्रथम की सफलता पर बात करते हुए इसरो के तत्कालीन निदेशक भास्कर नारायण ने कहा था कि चीन हमसे 1 साल आगे तो चला गया है, लेकिन हम इस अंतर को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अपना वादा निभाया और आज चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 2019 में चीन का एक अभियान चांद की सतह पर उतरा था, मगर दक्षिणी ध्रुव पर नहीं। इस जगह पर चीन अगर पहुंचेगा तो भारत के बाद ही पहुंचेगा। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान तृतीय लॉन्च हुआ था। तब से इसमें कोई खराबी नहीं आई है, बल्कि रूस की असफलता के बीच चांद की सतह से जब तस्वीरें आ गईं तो दुनिया दंग रह गई। 4 साल पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का रोवर नहीं उतर पाया था। यहां पहुंचने में जापान, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात के अभियान भी असफल हुए हैं। चंद्रयान तृतीय के साथ जो रोवर गया है उसकी मदद से 2 हफ्ते तक सतह का अध्ययन किया जाएगा और यह अभियान 2 हफ्ते तक का ही माना जा रहा है। होता यह है कि उपग्रह की रफ्तार कई हजार मील प्रति घंटे होती है। इतनी तेजी से वह सतह पर उतरेगा या टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए इसकी रफ्तार को धीमा करना चुनौती का काम होता है। कई हजार मील प्रति घंटे से घटाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाना पड़ता है और फिर एकदम से रुक जाना होता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि रफ्तार धीमा करने का काम सफलतापूर्वक कर लिया गया है। चांद पर पृथ्वी की तरह इतनी हवा नहीं है कि गिरती चीज की गति को कम कर दे, जैसे पैराशूट हवा से भरकर धीमा हो जाता है। चांद पर इसके लिए अतिरिक्त ईंधन की जरूरत होती है और इसमें एडजस्टमेंट का स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि ईंधन बहुत कम होता है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण भी कम है। आपको ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम बनाना होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के छठे हिस्से के साथ सही गति से सतह पर उतार दे। यह बहुत ही चुनौती वाला काम है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं, मेरे लिए भी, जो इसे हिंदी में बताने का प्रयास कर रहा हूं। मगर भारत ने यह काम कर दिखाया। इसे ऐसे समझिए, आप पृथ्वी पर 100 किलो के हैं तो चांद पर 16.5 किलो के होंगे। इसलिए यान का और ईंधन लगता होगा, क्योंकि चांद की सतह का बल आपकी मदद नहीं कर रहा, आपको अपनी तरफ खींच नहीं रहा। यानी जितना हम समझे हैं उसके हिसाब से एक तरफ अधिक फोर्स लगानी है और दूसरी तरफ आपको हजारों मील प्रति घंटा की रफ्तार को 0 पर भी लाना है, यानी बहुत कम करना है। रूस के लूना के ध्वस्त हो जाने के पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि इंजन के थ्रस्टर ने जरूरत से ज्यादा देर तक फोर्स दी, बल दिया, और इस वजह से वो चांद की सतह से टकराकर फिसलता चला गया, स्थिर नहीं हो सका। इसी तरह की समस्या चंद्रयान द्वितीय में भी आई थी। चांद का दक्षिणी ध्रुव पानी के स्रोत के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। वैज्ञानिक यहां पानी को लेकर सुनिश्चित होना चाहते हैं। इससे चांद से आगे कई अभियानों को भेजना आसान हो जाएगा। मशीनों पर कम बल लगेगा। अभी पृथ्वी से बहुत सारा ईंधन लेकर जाना पड़ता है, जिससे रॉकेट का वजन बढ़ जाता है। अगर चांद के इस छोर पर पानी मिल गया तो उसके भीतर जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, जिससे ईंधन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सकती है, पीने और मशीनों को ठंडा करने के काम भी आ सकता है।
अमेरिका और चीन के भी दक्षिणी ध्रुव के लिए मिशन प्लान किए हुए हैं। अमेरिका को चिंता है कि चीन पहले वहां पहुंचकर इलाके में मौजूद पानी पर कब्जा न कर ले, लेकिन अब तो भारत पहुंच गया। चीन कहता है कि हम चाहते हैं कि अंतरिक्ष के एक्सप्लोरेशन का फायदा, यानी जो भी वहां मिलता है, सभी को मिले। 2018 में नासा के M3 इंस्ट्रूमेंट ने इसकी पुष्टि की थी कि चांद के ध्रुवों पर पानी है। यह इंस्ट्रूमेंट भी चंद्रयान प्रथम से काम कर रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां पानी है जो भविष्य में इंसान के बसने के काम आ सकता है। 2012 में रूस का एक और मिशन फेल हो गया। इसका नाम फोबोस ग्रंट था और यह पृथ्वी की कक्षा में फंस जाने के 2 महीने बाद प्रशांत महासागर में गिर गया। 2019 में चंद्रयान द्वितीय छोड़ा गया, मगर दूसरा मिशन लैंड करने से पहले ही असफल हो गया। चंद्रयान द्वितीय के समय प्रधानमंत्री मोदी अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे। इसकी असफलता पर इसरो के तत्कालीन निदेशक के शिवन रोने लग गए। तब प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाकर ढाढ़स बंधाया था। उस समय खूब राजनीति हुई। प्रधानमंत्री चंद्रयान द्वितीय का श्रेय लेना चाहते थे तो कांग्रेस ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए याद दिला दिया कि चंद्रयान मिशन मनमोहन सिंह सरकार की देन है। मगर चंद्रयान द्वितीय के असफल होते ही राजनीति भी शांत हो गई। इसरो ने पिछले कई दशकों में कई अभियानों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री इसरो के सेंटर पहुंच जाएं और सारा कवरेज उन्हीं के आसपास होने लगे, इस तरह से कि सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है, जैसे वही इस अभियान का चेहरा है। आमतौर पर प्रधानमंत्री इसरो के अभियानों से दूरी बनाकर रखते हैं और इसे राजनीति में नहीं लाते। अब राजनीति बदल गई है। जब इसरो के ट्विटर हैंडल से मुद्रा योजना का पोस्टर ट्वीट किया गया था, तब लोग हैरान हो गए थे कि अब यह सब भी होने लगा है। 5 नवंबर 2013 को मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने मंगलयान छोड़ा था। सितंबर 2014 में जब मंगलयान मंगल की कक्षा में प्रवेश कर रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के कमांड सेंटर पहुंच गए। वो भारत का पहला मंगल मिशन था। यहां बताना जरूरी है कि सितंबर 2012 में जब इसरो अपना 100वां लॉन्च कर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उस समय PSLV C-21 में फ्रांस का एक उपग्रह और जापान का एक छोटा उपग्रह शामिल था। जब मंगलयान लॉन्च किया जा रहा था नवंबर 2013 में, तब मनमोहन सिंह ने फोन कर इसरो के तत्कालीन चीफ के राधाकृष्णन को बधाई दी थी। इन तथ्यों के अलावा मनमोहन सिंह के समय के अभियानों के कवरेज और मोदी सरकार के समय के अभियानों के कवरेज देखेंगे, आपको काफी अंतर मिलेगा। वैज्ञानिकों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का कवरेज नजर आएगा। इसरो के निदेशक का ही नहीं, बाकी सभी वैज्ञानिकों का इंटरव्यू हुआ करता था 2014 से पहले। मैंने खुद 2008 में चंद्रयान प्रथम की लॉन्चिंग कवर की थी। उस समय के कवरेज आप देखिए। इसरो के सेंटर में केवल दुनिया भर से आए और भारत के ही पत्रकार मौजूद थे। हर चैनल पर वैज्ञानिक ही छाए हुए थे, उन्हीं का इंटरव्यू चल रहा था। प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी, यह कोई बड़ी खबर नहीं थी, और ना इस अभियान का चेहरा, और ना ही सारे मंत्री मनमोहन सिंह के उछल कूद कर आ गए थे कि मनमोहन सिंह की बड़ी कामयाबी है। 2014 से पहले वैज्ञानिकों का इंटरव्यू ज्यादा हुआ करता था। प्रवक्ताओं और मंत्रियों को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती थी। मंगलयान भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बड़ी कामयाबी है। हॉलीवुड की ग्रेविटी फिल्म से भी सस्ता मिशन और उसका कामयाब होना बड़ी उपलब्धि थी। इंटरस्टेलर फिल्म चंद्रयान तृतीय से दुगनी कीमत में बनी है। उसी समय लॉन्च हुए नासा के मंगल मिशन मेवन की कीमत के 10वें हिस्से से भी कम लागत थी मंगलयान की। पहली बार किसी देश का पहला मंगल मिशन पहली बार में कामयाब हुआ। मंगलयान के समय स्कूलों से कहा गया, बच्चों को सुबह सुबह जल्दी बुलाइए ताकि वे टीवी पर मंगलयान का प्रसारण देख सकें। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु के अभियान केंद्र में पहुंच गए थे। इस बार भी खबर आई है कि कुछ राज्यों में स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि लैंडिंग के समय वे स्कूल में मौजूद रहें। शाम के वक्त यानी 5:15 से 6:15 के बीच शाम के वक्त बच्चों को स्कूल आने के लिए कहा गया है ताकि वे सीधा प्रसारण देख सकें। क्या यह सब तब भी हुआ था जब चंद्रयान प्रथम या मंगलयान लॉन्च हो रहा था? इसी तरह छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी DEO को आदेश जारी कर दिया है
जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाना होगा। पिछले 9 साल में इसरो ने 47 लॉन्च किए हैं, मात्र 3 में ही असफलता मिली है। सफलता का इतना शानदार रिकॉर्ड है। अब इस तरह के आंकड़े भी आने लगे हैं कि मनमोहन सिंह के समय यानी 2004 से 14 के बीच 24 मिशन भेजे गए, इसमें चंद्रयान प्रथम और मंगलयान शामिल है। नरेंद्र मोदी के 9 साल में 47 मिशन भेजे गए, वाजपेयी के कार्यकाल में 6 मिशन और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 5 मिशन। इसरो को कभी सरकार और प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जोड़ा जाता था, मगर अब यह सब होने लगा है। वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का राजनीतिक बंटवारा एक तरफ, मगर उनकी उपलब्धियां शानदार तो हैं ही। 1969 में इसरो का गठन हुआ था। इसरो का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन से लॉन्च हुआ था। आज सभी विक्रम साराभाई को भी याद कर रहे हैं। चंद्रयान द्वितीय की असफलता के बाद भी भारत ने हार नहीं मानी और 4 साल में चंद्रयान तृतीय को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर दुनिया को दिखा दिया। धरती और अंतरिक्ष की जानकारियां हमेशा से ही इंसान को हैरान करती रही हैं। नई नई जानकारियों तक पहुंचने के लिए चुनौतियां खड़ी करती रही हैं। चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर एक जगह है नामक्कल। 2012 से यहां की मिट्टी इसरो को दी जाती रही है ताकि वो चंद्रयान की टेस्टिंग कर सके। यहां की मिट्टी चांद की सतह से मिलती जुलती है, खासकर दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी से। इसलिए इसरो अपने लैंडर मॉड्यूल की टेस्टिंग इस पर कर सका है और तकनीक में बदलाव कर सका है। यह तीसरी बार हुआ है जब नामक्कल की मिट्टी इसरो को दी गई। 50 टन मिट्टी भेजी गई थी। चांद के अभियान को राजनीतिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाता है, हर देश करते हैं। इस आधार पर ऐसे अभियानों की आलोचना भी की जाती है, मगर अब तो निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने लगी हैं। हम सबके इलन मस्क भाई कब रॉकेट छोड़ देते हैं पता नहीं चलता है। नासा मस्क के HLS स्टारशिप पर अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने वाला है। उम्मीद की जाती है कि अब सभी अपना रोवर, लैंडर्स, एस्ट्रोनॉट भेजने लग जाएंगे। फैल्कन 9 फैमिली के अलग अलग रॉकेट 255 बार उड़ान भर चुके हैं। इस आदमी ने तो रॉकेट को टैक्सी बना दिया है। भाई कहीं चांद पर ओला उबर की सेवा ना शुरू कर दे। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष अभियानों का निजीकरण एक अलग मसला है। अभी तक इन अभियानों को पूरी दुनिया और देश के हित में समझा जाता था, मगर अब यहां भी दुकानें खुलने लगी हैं। मस्क के भेजे गए उपग्रह से जनता को कितना फायदा होता है, एक प्राइवेट मालिक को कितना होता है, अमीर लोगों को कितना होता है, इसका अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए। जापान भी अंतरिक्ष में पर्यटन की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका में पहले ही हो चुका है। अब लोग अंतरिक्ष पर सैर करने भी जाएंगे। जल्दी ही भारत में कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी तीर्थ यात्रा योजना में इसे भी शामिल कर देंगे वोट के लिए। बहरहाल अंतरिक्ष अभियानों में फिर से सरकारों की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी है। इस समय अमेरिका, चीन, रूस और भारत चांद पर भेजने के लिए कई तरह के अभियानों पर काम कर रहे हैं। रूस, जापान और अमेरिका सहित आधा दर्जन देश चांद पर रोबोट भेजने जा रहे हैं। अमेरिका, चीन और भारत चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। वीडियो लंबा है, हिंदी में है, देखते जाइए। काफी मेहनत की है हर जगह से जानकारियां जुटाने में। नासा भी 3 अभियान भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस और चीन मिलकर चांद पर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहते हैं, इंसानों को बसाना चाहते हैं। कई देश की सरकारें और प्राइवेट कंपनियां भी इस सेक्टर में कूद गई हैं। इसी जून में अंतरिक्ष अभियानों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं। रूस और चीन की तरह भारत भी अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा है। इस अभियान का नाम गगनयान है। 2022 तक ही भेजने का लक्ष्य था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2025 या उसके बाद भेजा ही जाएगा। चंद्रयान की सफलता के बाद गगनयान को भी हौसला मिलेगा। उम्मीद की जाती है कि नासा ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दे रहा है या देने वाला है। 2024 में दोनों देश मिलकर साझा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करेंगे। नासा और इसरो मिलकर एक रेडार मिशन निसार पर काम कर रहे हैं। 2024 में एक उपग्रह छोड़ा जाएगा जिससे धरती पर जमीन और बर्फीली सतह में आ रहे बदलावों पर नजर रखा जा सकेगा। भारत ने अमेरिका के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड पर दस्तखत किया है। इसके तहत 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी भी आ जाती है, जो सौर ग्रहों के संसाधनों के इस्तेमाल की इजाजत देती है। भारत का सौर मिशन आदित्य भी आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च होने वाला है। इसी हफ्ते जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भी चांद पर स्मार्ट लैंडर भेजने वाली है।
अप्रैल में जापान की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने चांद पर लैंडर भेजने का प्रयास किया, फेल हो गई कंपनी। इसरो और जाक्सा भी मिलकर 2025 के लिए एक मून मिशन पर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष अभियानों का बजट बहुत ज्यादा होता है। नासा का बजट तो 2 लाख करोड़ का बताया जाता है। भारत के अंतरिक्ष विभाग का बजट बहुत मामूली है। इसमें भी इस साल बजट में 8% की कटौती हो गई। यह समाचार आप फिर से देख सकते हैं। हिंदू अखबार की रिपोर्ट है कि भारत के अंतरिक्ष विभाग के लिए इस साल बजट में पिछले साल के मुकाबले 8% की कमी की गई। पिछले बजट में 13,700 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार 12,543 करोड़ का बजट है। इसी में इसरो का खर्चा भी शामिल है। लेकिन जब मोदी सरकार आई तब इसरो का बजट काफी बढ़ाया गया था। 50% की वृद्धि के साथ 6,000 करोड़ कर दिया गया। यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स की है, 9 सितंबर 2012 की। मनमोहन सिंह ने कहा था कि आलोचक कहते हैं कि गरीब देश अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर इतना पैसा क्यों खर्च करता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि तकनीकी शक्ति के विकास से ही देश की तरक्की होती है। इसरो की स्थापना करने वाले पूर्वजों के सामने भी यही सवाल रहा होगा। लेकिन आज जब हम यह देखते हैं कि देश और समाज को कितना फायदा हुआ है, तब पता चलता है कि वे कितने सही थे, दूरदर्शी थे। मनमोहन सिंह शायद जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई की तरफ इशारा कर रहे थे। चीन और अमेरिका का जितना बजट है उसकी तुलना में भारत का बजट कुछ भी नहीं, लेकिन सफलता बहुत बड़ी है। चंद्रयान तृतीय की लागत करीब 615 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले नासा के चांद पर इंसानों को भेजने के नए मिशन आर्टेमिस की कीमत या बजट करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। यह इतना महंगा मिशन है कि नासा के ऑडिटर ने अमेरिकी सीनेट को इसकी कीमत को लेकर चेतावनी जारी की है। उस हिसाब से देखें तो भारत के अभियान कितने किफायती हैं। भारत के इस सरकारी अभियानों की कामयाबी ने प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टरों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। लूना 25 लैंडर के क्रैश करने से राष्ट्रपति पुतिन को भी धक्का पहुंचा है। वे अपने मिशन की कामयाबी का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते थे। दुनिया को दिखाना चाहते थे कि पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद रूस मजबूत है। शीत युद्ध के समय भी रूस ने अपनी ताकत का इसी तरह से प्रदर्शन किया था। रूस पहला देश था जिसने शीत युद्ध के समय अपने पहले यूरी गागरिन और बाद में वैलेंटिना टेरेश्कोवा को बिठाकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थीं। हाल के सालों में रूस अंतरिक्ष तकनीक के मामले में काफी पिछड़ गया है, क्योंकि सरकार अब सेना पर ज्यादा पैसे खर्च करती है। 1976 में लूना 24 के बाद रूस ने पहली बार लूना 25 लैंडर भेजा। चांद की सतह पर उतरने से पहले इसका संपर्क टूट गया और चूर चूर हो गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस अपने सैटेलाइट से संपर्क करने के लिए दूसरे देशों से सहयोग नहीं ले पाया। मुमकिन है इस कारण भी दोबारा संपर्क स्थापित करने में मुश्किलें आई हों। 11 अगस्त को लॉन्च हुआ लूना 25। अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाता तो उसे दुनिया का पहला मिशन कहा जाता। रूसी मिशन के निदेशक ने दावा किया था कि उनके मिशन की सफलता के चांस 70% हैं। लूना 25 को सोयूज रॉकेट पर भेजा गया था, जबकि रूस के सोयूज सीरीज के रॉकेट इतिहास में सबसे सफल माने जाते हैं। 2000 रॉकेट लॉन्च हुए हैं, कई यात्रियों को भी लेकर गया है। चंद्रयान तृतीय पर 2019 से ही काम शुरू हो गया था। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस 2010 से लूना 25 पर काम कर रही थी। कोविड के कारण दोनों अभियानों में देरी आई, वरना पहले ही इन्हें भेजा गया होता। गगनयान के लिए रूस भी इसरो का पार्टनर है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दे रहा है। इस तरह से रूस की असफलता का असर भारत पर भी पड़ता है। भारत की सफलता से रूस भी लाभान्वित होता है। जिस तरह से कई देश अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक दूसरे के साझीदार बनते हैं, एक दूसरे के उपग्रहों में सवार होते हैं, इनके बीच प्रतिस्पर्धा की कहानी गढ़ने से पहले इन तथ्यों को भी ध्यान से देखना चाहिए। अंतरिक्ष के मामले में कोई भी तकनीकी रूप से स्वतंत्र नहीं है और ना ही किसी का वर्चस्व है। इस सफलता पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जब वैज्ञानिकों से जुड़ी खबरें आएंगी, उनका इंटरव्यू चलेगा नेताओं से ज्यादा, तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में जब एनसीईआरटी ने डार्विन का पाठ हटा दिया, तब 1800 वैज्ञानिकों ने अपने हस्ताक्षर के साथ इसके विरोध में पत्र लिखा। इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और आईआईटी से लेकर तमाम संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं।
आज दिन रात वैज्ञानिकों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन आप जरा इंटरनेट में सर्च कीजिएगा, उस समय जब इन वैज्ञानिकों ने पत्र लिखा था तब गोदी मीडिया ने किस तरह से इनको महत्व दिया था। चंद्रयान तृतीय से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को जोरदार बधाई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।